क्या आपने ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोग स्कूल डेज़ में बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई लिखाई में, लेकिन बहुत दिनों बाद जब आप उनसे मिलते हैं तो आपको लगता है अरे इसने ज़िंदगी में तो कुछ अच्छा किया ही नहीं। या फिर बहुत सारे लोग कभी देखने में बहुत सुंदर, बहुत स्मार्ट हुआ करते थे और बहुत दिनों बाद मिलने के बाद पता चलता है अरे इसे क्या हो गया, इसकी तो शक्ल ही बिगड़ गई। और कुछ लोग ना ही पढ़ाई लिखाई में अच्छे होते हैं, ना ही उनमें कोई और टैलेंट होता है, लेकिन बहुत दिनों बाद जब आप उनसे मिलते हैं तो आपको लगता है अरे इसमें इतना अच्छा परिवर्तन कैसे आ गया, ये इतना अच्छा कैसे कर गया लाइफ में। उसका एक ही कारण है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो ना निर्णय लेने की क्षमता को बहुत ज़्यादा जगह नहीं देता है। वो वही पढ़ाता है जो दूसरों ने कहा है। ये निर्णय लेने की क्षमता किस तरह हमारे भविष्य को प्रभावित करती है, आइए सुनते हैं सुधा मूर्ति जी की इस कहानी में। एक बार एक गेट टुगेदर पार्टी में सुधा मूर्ति जी अपनी उन सहेलियों से मिली जिन्हें वो बचपन से जानती थी। वो शादी के पहले भी मिला करती थी और अब वो एक दूसरे के बच्चों की शादियों में मिल रही थी। 25 साल बाद उन्होंने अपनी उन सहेलियों में जो बदलाव देखे, 25 साल पहले कॉलेज के दिनों में उन्होंने उसकी कल्पना भी नहीं की थी। फॉर एग्जाम्पल, सुधा जी की सहेली विमला कॉलेज के दिनों में बहुत खूबसूरत हुआ करती थी। उसे देखकर लोग धोखा खा जाते थे कि ये कहीं कोई फिल्म स्टार तो नहीं। मगर ये क्या, 25 सालों बाद देखकर पता ही नहीं चल रहा था कि ये वही विमला है। कॉलेज के दिनों में उसे भी अपनी खूबसूरती का बहुत एहसास था, मगर आज उसके काले लंबे घने बाल कट कर छोटे हो गए थे। बालों में पूरी तरह सफेदी आ गई थी। उसका खूबसूरत चेहरा अब मात्र झुर्रियों का एक ढांचा रह गया था। वो बड़े दार्शनिक अंदाज में बोली, सुंदरता हमेशा नहीं रहती, पर बुद्धि हमेशा रहती है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति तो हमेशा बुद्धिमान रहता है। पर सुधा जी को उसकी ये भी बात सही नहीं लगी, क्योंकि उनकी सहेली विनथा कॉलेज की बहुत होशियार लड़की थी। सभी उसे मिनी कंप्यूटर कहते थे। वो सर्वगुण संपन्न थी। सुंदरता और बुद्धि के साथ वो स्वभाव की भी बहुत अच्छी थी। वो इतनी अच्छी थी कि सभी को लगता था उसके लिए दूल्हा मुश्किल से मिलेगा। मगर कॉलेज के दिनों में ही उसे एक बहुत अच्छा लड़का मिल गया। वो लड़का भी उतना ही होशियार था और सबको लगता था दोनों एक साथ बहुत खुश रहेंगे, एक दूसरे की बुद्धि पर गर्व करेंगे। पर ये क्या, इतने सालों बाद विनथा को देखकर सुधा जी को लगा जैसे उसका जिंदगी के प्रति उत्साह ही कम हो गया। वो बड़ी उदास सी दिख रही थी। कॉलेज के दिनों में तो वो एनर्जी से भरी रहती थी। कुकिंग कंपटीशन हो या मैथ्स का क्विज, वो हमेशा सबसे आगे रहती थी। पर उसकी इन शक्तियों को उसके पति के तानों ने बर्बाद कर दिया। वो अक्सर उससे कहता, अरे इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आती, तुम एक बार में क्यों नहीं समझी। या वो कोई काम करती तो उससे पूछता, तुम्हारी कोई रैंक आई क्या, उसे चैलेंज करता, चलो देखे तो इस प्रॉब्लम को तुम पहले सॉल्व करती हो या मैं। उसके इस व्यवहार से विनथा को लगने लगा कि हमारे समाज में बुद्धिमान होना वरदान नहीं, अभिशाप है। वही कॉलेज के दिनों में रत्ना बहुत ही साधारण लड़की थी। उसे कभी भी किसी ने भी किसी भी काम में बहुत अच्छा करते नोटिस नहीं किया था। एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की की तरह ग्रेजुएशन के बाद उसने शादी कर ली और सेटल हो गई। उसका पति रघु क्लर्क था और बहुत ही डरपोक आदमी था। पर रत्ना का यह परिवर्तित रूप गेट टुगेदर की पार्टी में सभी को आश्चर्यचकित कर गया। वो कितनी अलग दिख रही थी। वो शहर की एक लीडिंग बिजनेस वुमन बन चुकी थी जिसे कई अवार्ड्स मिल चुके थे। उसने बहुत ही फैशनेबल कपड़े पहने थे। उसका ये परिवर्तित रूप इतना जबरदस्त था कि सभी उसे एकटक निहार रहे थे। विमला ने रत्ना से कहा, आज तुम चलो अपनी कहानी सुनाओ, तुम इतना कैसे बदल गई। रत्ना ने कहा, ये रंक से राजा बनने की कहानी है। शादी के बाद मुझे लगा कि मेरे पति में एक लीडर बनने की जगह एक असिस्टेंट बनने के गुण ज्यादा है। वो दूसरों की बातें बहुत ध्यान से सुनता था। मेरी सासू माँ घर की बॉस थी। मनोचिकित्सक कहते हैं कि जब माँ बाप बच्चों पर ज्यादा हावी होते हैं, उन्हें ज्यादा बताते हैं, तो या तो बच्चे बागी हो जाते हैं या फिर बच्चे डरपोक हो जाते हैं। मेरा पति दूसरी कैटेगरी में आता था। मुझे लगा मुझे खुद ही निर्णय लेने होंगे, वरना हमेशा के लिए सासू माँ की गुलामी करनी पड़ेगी। अब तुम सबको पता है कि मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, बस ठीक ठाक थी। मेरे पास कोई ऐसी डिग्री नहीं थी, इसलिए नौकरी मिलना तो मुश्किल था। पर हाँ, मुझे थोड़ी बहुत सिलाई आती थी,
इसलिए घर से ही मैंने सिलाई का काम शुरू करा। मुझे लगा आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले कपड़ों की सिलाई और फिर लेदर वर्क शुरू किया। कस्टमर के हिसाब से मैं अपना काम बढ़ाती गई। मुझे व्यापार की अक्ल आती गई। एक मित्र ने पूछा, तुमने मसालों का काम कब शुरू किया? रत्ना ने कहा, जब मुझे कपड़ों के काम में सफलता मिली तब मैंने बाकी घरेलू उत्पादों पर भी काम शुरू किया। वो कहते हैं ना कि एक काम में मिली सफलता दूसरे काम में सफल होने का रास्ता दिखा जाती है। मैंने हमेशा कस्टमर को भगवान समझा। व्यापार में जब हम इस नियम को फॉलो करते हैं ना कि हम अपनी संतुष्टि की जगह कस्टमर की संतुष्टि के लिए काम करते हैं तो रिजल्ट हमेशा अच्छा ही मिलता है। मैंने हमेशा अपनी गलतियों से सीखा, गलतियों को कभी दोहराया नहीं, सब कुछ काम करते करते ही सीखा है। कॉलेज के दिनों में किसी ने नहीं सोचा था कि रत्ना जैसी एवरेज लड़की इतनी सफल होगी, क्योंकि हमारा जो कॉलेज है ना वो निर्णय लेने की क्षमता को ज़रा भी नहीं निखारता, उसे कोई वैल्यू ही नहीं देता। कॉलेज के बाहर हमारी सफलता हमारे निर्णय लेने की शक्ति पर, हमारी मेहनत और हमारी हिम्मत पर निर्भर करती है, जो कि रत्ना में थी पर विमला और विनथा में नहीं थी। तो बचपन से ही अगर बच्चों में हिम्मत लानी है, उनकी निर्णय लेने की क्षमता को निखारना है, तो पढ़ाई लिखाई के अलावा उन्हें बाहर की कुछ जिम्मेदारियां, कुछ काम देने चाहिए जिनमें उन्हें अपने निर्णय को इस्तेमाल करना हो। तो ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।